Question number 1.9. A system has two charges QA and QB located at point 00 minus 15 and 00 plus 15 respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? A good one. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे. बताइए क्वेश्चन नंबर 1.9. क्वेश्चन नंबर 1.9 सोल्व किया है नहीं क्या आपने? ट्राई किया है या नहीं? Question number 1.9. A system has two charges. चलिए देखिए, ये वाली कौन सी एक्सिस है? बताइए कौन सी एक्सिस है ये? Come on guys. X एक्सिस. ये वाली सर Y एक्सिस. ये हो गई हमारी Z एक्सिस. ठीक है. अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि two charges of QA 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम. फर्स्ट चार्ज जो है उसकी वैल्यू है QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम. 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 एंड QB इज इक्वल टू माइनस 2.5 एंड QB इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम. माइनस 7 कूलम. Located at a point A and B. Located at a point A and point B, and points are given as 0, 0, minus 15 centimeter, minus 15 centimeter, and B is given as 0, 0, plus 15 centimeter. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट है A और B जहां पे चार्जेस रखे हुए QA एंड QB, और हमें पता करना है what are the total charge and electric dipole moment. Total charge Q, total charge Q, and is what we have to find out, and second one is electric dipole moment of the system. Electric dipole moment of the system. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? P से. चलिए, और अब हम इसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को. 0, 0, minus 15 मीन्स टू से x0, y0 एंड z इज minus 15. 0, 0, minus 15, और यहां पे है हमारा QA जिसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम. सेकेंड वन इज 0, 0 प्लस 15. देखिए 0, 0 प्लस 15 का मतलब क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 एंड z कोऑर्डिनेट प्लस 15. तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट प्लस 15. ये हो गया हमारा पॉइंट B. 0, 0, 15, और यहाँ पे QB इज इक्वल टू माइनस
2.5 into 10⁻⁷ कूलम। तो ये है हमारा क्वेश्चन। बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है जिसमें दो पॉइंट्स है क्यू ए एंड बी, जहां पे क्यू एंड क्यू बी चार्ज प्लेस्ड है और हमें निकालना है टोटल चार्ज क्यू एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। बताइए टोटल चार्ज क्यू, अगर हम इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह कंसीडर करें तो टोटल चार्ज क्यू किसके इक्वल होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल चार्ज क्यू? कैसे निकालेंगे बताइए? टोटल चार्ज क्यू कैसे निकालेंगे सर? एन नहीं बाबा, टोटल किसी सिस्टम के अंदर अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे? सारे इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे ना टोटल चार्जेस के लिए विद देयर साइंस। तो यहाँ पे अगर हमारे सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर केवल और केवल दो चार्जेस है, क्यू ए एंड क्यू बी, तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2.5 इंटू 10⁻⁷। क्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? -2.5 इंटू 10⁻⁷। प्लस माइनस गेट कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आ जाएगा? ओवरऑल नेट चार्ज इन द सिस्टम दैट इज इक्वल टू 0 कूलम। तो फर्स्ट थिंग हमने फाइंड आउट कर ली, Q इज इक्वल टू 0 कूलम। क्लियर है? आया समझ में? सिंपल था। अब हम इसे एक तरीके से देखें तो ये एक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सेंटर से 15 सेंटीमीटर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो क्या ये हमें एक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये हमें एक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तभी क्वेश्चन में क्या क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बताइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2a इंटू क्यू। 2a क्या होती है हमारी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। क्यू होता है हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो यहाँ पे 2a मतलब कि टोटल डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है? दोनों चार्जेस के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है बताइए? कितनी है टोटल डिस्टेंस? कितनी है टोटल डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में? सर 15। 15 है। टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। 30 सेंटीमीटर हो गई ना? 30 सेंटीमीटर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बताइए कितना है? दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? -2. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पोलैरिटी को हमें कंसीडर नहीं करना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब देखिए कूलम इज द एसआई यूनिट, बट यहाँ पे सेंटीमीटर इज नॉट एसआई यूनिट, तो इस सेंटीमीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर के अंदर। 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मीटर कितना होता है? 0.30 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁷। क्लियर है सबको? दैट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? यूनिट बताइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? बताइए बताइए। कूलम मीटर। कूलम इंटू मीटर या मीटर इंटू कूलम। ठीक है भाई, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, चार्ज की यूनिट कूलम, मीटर इंटू कूलम। तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1.9। बढ़े आगे? यस सर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए, 1.10 रीड कीजिए। बुक है ना सबके पास?
A system has two charges. A system has two charges. QA is 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. कौन सा क्वेश्चन रीड कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन रीड कर रहे हो? सर वो पहले वाला कर रहा हूँ, सॉरी 10th वाला कर लेना। हाँ नेक्स्ट वाला। इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 into 10 to the power minus 9 coulomb and aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power of 4 Newton coulomb. Inverse calculate the magnitude of torque action on the dipole. वेरी गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक बार में नहीं समझ पा रहे तो आराम से पीसफुल माइंड से 2 बार रीड कीजिए, ठीक है, और देखिए कि वो क्या दे रखा है और क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1.10, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विद डायपोल मूवमेंट ऑफ 4 into 10 to the power minus 9 कूलम इंटू मीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P दे रखा है, दैट इज 4 into 10 to the power minus 9 मीटर इंटू कूलम। ठीक है, दे रखा है तो लिख लिया हमने। अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो 30 डिग्री पे अलाइंड है, किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखी है हमें, E इज इक्वल टू दे रखा है 5 into 10 to the power 4, 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टॉर्क टॉ इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये जो एंगल थीटा है ना, ये जो एंगल थीटा है वो एंगल किस किस के बीच में होता है? बताइए, एंगल थीटा किस किस के बीच में कंसिडर्ड होता है? एंगल थीटा किस किस के बीच में हम लेते हैं? कम ऑन बताइए। कैसे चलेगा ऐसे काम? पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे बढ़ोगे आगे? बेसिक्स है ना ये तो। चलिए बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा। या तो P क्रॉस E लिख लीजिए या फिर PE साइन थीटा लिख लीजिए। वेरी गुड, साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? सर P और E के बीच। P और E के बीच का। वेरी गुड, P और E के बीच का। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल दे रखा है, ये एंगल किस किस के बीच में दे रखा है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ये दे देता कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्लाइंड है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा एंगल मान लीजिए 60 डिग्री, और कह देता कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर is perpendicular to electric field, is perpendicular to electric field। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। नाउ फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। मान लीजिए क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के दे देता हूं, तो यहां पे देखिए दो एंगल्स दे दिए, एक तो एंगल दे दिया 60 डिग्री, एक एंगल दे दिया 90 डिग्री। एक एंगल दिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एंगल दो हो गए, एक हो गया 60 डिग्री, एक हो गया 90 डिग्री। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का एक्स एक्सिस के साथ में अगर एंगल देखें तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 150 डिग्री। तो 3 एंगल हो चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर वो घुमा फिरा के देता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल और केवल एक चीज का ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बस
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का जो एंगल है उसी को हमें फोकस करना है, बाकी एंगल कुछ भी दे रखे हो हमें कोई मतलब नहीं है। और इसी क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी क्वेश्चन में अगर वो कह देता कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ में 60 डिग्री हो गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? अरे कम ऑन यार, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा ना। फिर से बनाओ डायग्राम, चलिए देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ हमारा? ये हो गया 60 डिग्री, ये टोटल हो गया 90 डिग्री, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और देखना है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना है। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट उन्होंने कह दिया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज 30 डिग्री, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या करना है यहाँ पे पी की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमें 5 × 10⁴, और साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री। वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। टॉर्क की यूनिट बताइए, टॉर्क की यूनिट क्या होगी? टॉर्क की यूनिट क्या होगी बताइए? बोर्ड पे ही लिख रखी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। जब भी हमें किसी चीज की यूनिट निकालनी होती है हम क्या करते हैं? बताइए, टॉर्क की यूनिट, कम ऑन यार, कैसे चलेगा ऐसे? तो बताइए। न्यूटन मीटर। चलिए, याद है तो बेस्ट है, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ, नहीं समझ में आ रहा है, भूल गए, तो कैसे करेंगे समझिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा? टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यूनिट लेस क्वांटिटी। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट मीटर इंटू कूलम, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम गाय खा गई, क्या बचा हमारा? न्यूटन इंटू मीटर। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ, टेंशन नहीं लेने का, फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेने का। सो दिस इज व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1.9 एंड 1.10। ट्राई कीजिए, आगे के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है? हाँ पूछिए। सर मैं वो करंट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। करंट ना तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के अलावा हमने एक क्वांटिटी और लर्न की थी, कौन सी थी वो? टेंशन क्वांटिटी। टेंशन नहीं, टेंसर क्वांटिटी। कौन सी है वो? टेंसर क्वांटिटी। तो करंट जो है वो हमारी टेंसर क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों? देखिए, करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। करंट हमेशा कहां से कहां पे फ्लो होती है? किस डायरेक्शन में फ्लो होती है करंट? नॉर्थ टू वेस्ट, ईस्ट टू साउथ, कहां पे फ्लो होती है करंट? किस डायरेक्शन में फ्लो होती है बताइए? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए, करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी करंट जो है वो लॉ ऑफ ट्रायंगुलर मेथड या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर मेथड और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है? अगर किसी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और वो अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड को फॉलो करता है या लॉ ऑफ ट्रायंगुलर मेथड को फॉलो करता है, तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए? 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, करंट के पास मैग्नीट्यूड है। दूसरा, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, करंट के अंदर डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तीसरा, उसके अंदर
लॉ ऑफ ट्राइंगल मेथड या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड को वो फॉलो करना चाहिए। मतलब एडिशन जो है क्वांटिटी का वो ट्राइंगुलर मेथड या पैरेललोग्राम मेथड को फॉलो करेगा तो वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो टेंसर कहलाएगा, अगर उसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो करंट के अंदर देखिए, अगर हमें दो वायर है, एक के अंदर करंट आ रही है 10 एम्पियर, दूसरे के अंदर, ये तीसरा ले लीजिए, दूसरे के अंदर जा रही है 5 एम्पियर, तो इसके अंदर कितनी जाएगी 5 एम्पियर जाएगी। ठीक है, ठीक है। और एक ब्रांच अगर मैं और बना देता हूं यहां पे, और एक और ब्रांच बना देता हूं यहां पे, तो मुझे बताइए अगर इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर हमें इनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो नॉर्मल हम एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करेंगे। करंट जा रही है तो नेगेटिव, करंट आ रही है तो पॉजिटिव, एल्जेब्रिक सम करेंगे और हम अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी की जगह अगर मान लीजिए हमारा वेक्टर्स होता तो वेक्टर्स के अंदर एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर विल बी आल्सो कंसीडर्ड। इन दोनों का ओवरऑल वेक्टर निकालते हैं, फिर इन दोनों का ओवरऑल वेक्टर निकालते हैं, फिर इन दोनों का ओवरऑल वेक्टर निकालते हैं, फिर इन दोनों का ओवरऑल वेक्टर निकालते हैं, और वो वेक्टर जो होता है वही वेक्टर हमारा कहलाता है फाइनल रिजल्ट। बट यहां पे हमें करंट के केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसकी डायरेक्शन यहां पे कंसीडर नहीं होगी, डायरेक्शन कंसीडर नहीं होगी। चीज समझ रहे हैं आप? यहाँ पे लॉ ऑफ ट्राइंगुलर मेथड या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड यूज नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्शन हमें दे रखी, इसी को कंसीडर करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो वहां पे ट्राइंगुलर मेथड लगा करके दो को पहले सोल्व करके तीसरी क्वांटिटी से कंपेयर करना पड़ता। इसलिए करंट जो है वो हमारी टेंसर क्वांटिटी है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकली ऐसे समझिए कि अगर इस वाले वायर को मैं यहां पे रखूं या यहां पे रखूं या यहां पे रखूं या यहां पे रखूं, उससे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। अगर वो आउटवर्ड है तो आउटवर्ड ही रहेगी, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब मैं उसके एंगल को चेंज करूंगा। वायर को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो जो करंट फ्लो हो रही है वही तो करंट फ्लो होगी, उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में थोड़ी ना चेंजेस आएंगे। तो इस टाइप के केसेस होने के कारण हम करंट को कंसीडर करते हैं एज अ टेंसर क्वांटिटी। क्लियर हुआ डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, इस तरह से डाउट आते रहने चाहिए ताकि मुझे भी लगता रहे कि हाँ पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं आप। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके।